गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रेमचंद के फटे जूते, जिसका पहला पार्ट हमने पिछली कक्षा में किया। आज हम आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। ये एक व्यंग्य लेख है जो हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के एक फ़ोटो में उनके जूतों को देखकर लिखा है। तो आइए हम इसको आगे पढ़ते हैं। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट में वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। ये बातें लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद के फ़ोटो को देखकर। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझ रहे। अगर तुम फ़ोटो की वैल्यू को समझते ना तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपने किसी पड़ोसी या रिश्तेदार या फिर कोई जो आजू बाजू में उसका जूता मांग कर पहन लेते अपने मित्र का। आगे कहते हैं लेखक, लोग तो मांग कर क्या करते हैं, मांग कर कोट पहन लेते हैं और उसमें वर यानी कि दूल्हा मांग कर कोट भी पहन लेता है और मांगी हुई मोटर से अपनी बारात निकालता है। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है और तुमसे जूते नहीं मांगे बनते। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में भी खुशबू आ जाए। इत्र मीन्स परफ्यूम वगैरह। बच्चों कहते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी वो परफ्यूम का यूज करते हैं। उन लोगों को लगता है कि फ़ोटो खिंचवाने से हमारे इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो हमारी फ़ोटो से भी महक आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। गंदे से गंदे आदमी भी फ़ोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूता उस ज़माने में 5 रुपये से कम से क्या मिलते। यानी कि उस ज़माने की बात है बच्चों, जब टोपी ना जो कैप होती है वो 8 आने में आती थी और जूता 5 रुपये से कम में क्या मिलता। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। बेटा जूते कंपनी के डाले जाते हैं और कैप कंपनी से कोई मैटर नहीं होता। कैप हमको जो भी अच्छी लगे वो डाल लेते हैं। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि जूता हमेशा ही टोपी से कीमती रहा है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यही विडंबना मुझे तीव्रता से ऊपर होती कभी नहीं चुभती जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम इस महान कथानार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। लेखक कहता है कि प्रेमचंद्र को हम महान उपन्यास सम्राट कहते हैं, युग प्रवर्तक कहते हैं, कहानी सम्राट कहते हैं, लेकिन फोटो में क्या कहता है, तुम्हारा जूता फटा हुआ है। बेटा क्योंकि प्रेमचंद्र के लिए दिखावे की संस्कृति में कोई भी विश्वास नहीं था। वो जैसे थे वैसा ही दिखना चाहते थे। आगे कहते हैं मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे से नीचे का तला फट गया है। कहते हैं मेरा जूता ऊपर से नहीं दिखता लेकिन नीचे से घिसकर फट चुका है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर गया, पूरा पंजा छिल गया, मगर उंगली बाहर नहीं दिखती। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं। मीन्स वो कहना चाहता है लेखक प्रेमचंद को कि आपका जूता ऊपर से फटा हुआ है, आपकी उंगली दिख रही है, लेकिन मेरा जूता क्या ऊपर से ठीक है और नीचे से फटा हुआ है, जिसे आने जाने से घिसने से मेरे पैर में नीचे से घाव हो गए, मुझे दर्द हो रहा है। लेखक कहता है तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे में पैर कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि तुम दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। और जो आजकल के जो मनुष्य है वो दिखावा करने के लिए चाहे वो कर्जे से उठाए या किसी से मांग कर पहने, उन्हें कोई संकोच नहीं होता और दिखावा करने के लिए वो बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, तुम फटा जूता बड़ी ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। कहता है कि मैं तो कभी भी ऐसे फ़ोटो ना खिंचवाऊँ फटे जूते, मैं तो फ़ोटो के लिए मना कर सकता हूँ। आगे देखिए, तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले प्रस्त कर देती है, मेरे हौसलों को हरा देती है। क्या मतलब इसका, कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? होरी का गोदान मीन्स ये उसकी महान उपन्यासकार यानी कि प्रेमचंद्र की कहानी है बेटा। गोदान गबन ये उनकी उपन्यास है। होरी उसका पात्र है। पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, सभी कहानियाँ उसकी। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्या किसी डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया है। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जावत पनैया
घिस गई बिसर गयो हरि नाम। कुंभन दास कौन है बेटा? हिंदी साहित्य के एक कवि है जो भी क्या कहते थे, अपने जो राजे थे, महाराजा थे, उसके जो सम्मान में जो कविता लिखते थे, कहते उसका जूता भी ऐसा घिस गया होगा। ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा है, जिनके देखे दुख उपजे तिनको करो परे सलाम, कि जिनको देखने से मन में दुख होता है उनको दूर से ही सलाम कर दो। आगे देखिए बेटा क्या कहा है प्रेमचंद्र जी ने। आगे कहते चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहो और कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई उसे शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते में पड़ गया था, तुमने उससे अपना जूता आजमाया है। लेखक कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद का जूता वैसे तो नहीं फटता, आगे से अंगूठे के पास से। वो कहता है कि तुमने आते जाते समय किसी पत्थर को अपना पाँव से मारा होगा, तब तुम्हारा जूता फट गया। तुम उससे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घुमड़ कर भी तो चली जाती है। लेखक कहता है कि आपको उस टीले से, जो मिट्टी का बड़ा सा टीला था, पत्थर था, उसको ठोकर मारने की वजह उसके साइड से निकल सकते थे। यानी कि सभी नदियाँ पहाड़ नहीं फोड़ती। नदियों को बेटा कहीं से भी रास्ता मिलता है वो वहीं से निकल जाती है। अगर रास्ता ना मिले तो अपना वो रास्ता बदल लेती है। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी वही कमजोरी रही जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म जो उसकी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। यानी कि जो उसकी कहानी है होरी, उसमें जो बातें हुई थी, क्या कहते हैं, वो तुम्हारे साथ हुई, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम गणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं मतलब पाँव की उंगली से इशारा करते हो। अंत में लेखक क्या कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे पाँव की उंगली को देखकर समझ रहा हूँ कि जिसे तुम घृणित यानी कि बुरा कार्य समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करने के लिए तुमने ऐसा किया है। तुम क्या उसकी तरफ इशारा करे जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ दिया? मैं समझता तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। अंत में लेखक कह रहा है कि मैं तुम्हारी उंगली का इशारा और तुम्हारी जिसमें फोटो में मुस्कान छुपी व्यंग्यपूर्ण, उसको भी समझ रहा हूँ। उन पर टीले को बरकरार कर बाजू से निकल गई। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच गया, मैं चलता रहा। लेखक कह रहे कि पर पाँव बच गया, मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? यानी कि तुम उंगली ढक रहे हो तो ऊपर से जूता नीचे से फट जाएगा। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। यानी कि बच्चों इस पाठ से हमें क्या पता चला कि प्रेमचंद्र जी बाहरी आडंबर में विश्वास नहीं रखते थे। उनको बाहरी दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जैसे थे वैसे ही दिखना चाहते थे। उन्होंने सांस्कृतिक सामाजिक कार्यों भी किए, लेकिन उन्हें अपने दिखावे की संस्कृति जीने पर कभी भरोसा नहीं किया। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।